अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 97 कैफ 3 का स्टार्ट हो गया जी। एंट्रीज घर पे दोबारा की थी, ये वाली एंट्रीज कुछ समझ आई थी थोड़ी थोड़ी? ओके। अच्छा जी, अब ये जो एंट्रीज थी देखिएगा, ये एंट्री नॉर्मल लॉस की, फिर अब नॉर्मल लॉस या गेन की, फिर उनको स्क्रैप में फेंकने की, फिर स्क्रैप से ख़त्म करने की, इनकी कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है। मैं घर से आपके लिए ये एंट्रीज लिख लाया हूँ। नॉर्मल लॉस 3 अकाउंट्स से अलग अलग आया, एंट्री नंबर 3 नज़र आ रही है जी। और उसके बाद फिर आपने उस नॉर्मल लॉस के अकाउंट को क्रेडिट करके स्क्रैप के अकाउंट को डेबिट किया था। सही है, सही है ना? तो ये सारी एंट्रियां मैंने ये इकट्ठी कर दी नॉर्मल लॉस की। कोई मसला यहाँ तक? ये सिर्फ इकट्ठी लिखी है। अब कोई बच्चा कहे कि क्या कर रहे हैं हम, नॉर्मल लॉस डेबिट, नॉर्मल लॉस डेबिट, नॉर्मल लॉस डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, तो दफ़ा करें इसको, नॉर्मल लॉस को हटा दें और आप डायरेक्ट ये एंट्री करें। हम कर देंगे, हम जी ऐसे एंट्री करेंगे, वर्क इन प्रोसेस 1 का अकाउंट क्रेडिट 200 से, वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट क्रेडिट 230 से, वर्क इन प्रोसेस 3 का अकाउंट क्रेडिट 870 से, और स्क्रैप अकाउंट को डेबिट कर दें जी बैलेंसिंग फिगर से। तो ये कंपाउंड एंट्री भी की जा सकती है। कितना? पूरा 1300, वही 1300 जो एंड पे स्क्रैप में गया था, ये वही है। ठीक है। और स्क्रैप को तो फिर एंड पे आपने क्लोज जब किया था तो वो स्क्रैप अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कैश की निकल आई। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह से एबनॉर्मल लॉस की भी कंपाउंड एंट्री हो सकती है। पहले हमने किया एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट, मतलब वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट हुआ ना, एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में डेबिट हुआ। फिर उसके बाद हमने उसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में से क्रेडिट करके स्क्रैप में डेबिट किया। तो यहाँ पर भी आप एबनॉर्मल लॉस को कर सकते हैं अवॉइड, ये अकाउंट ना बनाएं। ये वो बचपन वाली अब एंट्री बनने जा रही है आपकी, तो जैसे आप डिस्पोजल की एंट्री किया करते थे, यानी एंट्री बन जाएगी आपकी। आप कहेंगे जी एबनॉर्मल लॉस वर्क इन प्रोसेस 2 में से निकला है, तो वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट क्रेडिट कितने से जी? 200 से। और उसके बाद कैश कितना आया है वो स्क्रैप अकाउंट में आपने लिखना है। कैश कितना आया है? 20, ये आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये 40 इंटू 0.5 करके। और बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंक दें? चूंकि अब नॉर्मल लॉस है तो पीएनएल में 180। तो ऐसे भी कर सकते थे। पता नहीं फिर की कराई गए यार, तू कल सानू है ये कह रहे हो कि दिल में। ठीक है। ऐसे ही अब नॉर्मल गेन भी है। अब 2 आ गए थे तो ठीक है, अब नॉर्मल गेन का अकाउंट क्रेडिट, अब नॉर्मल गेन का अकाउंट क्रेडिट, फिर अब नॉर्मल गेन का अकाउंट डेबिट। दफा करो इसको, मिट्टी पाओ इससे, बल्कि वर्क इन प्रोसेस को पकड़ो। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस 1 का अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से? 500 से। फिर वर्क इन प्रोसेस 3 का अकाउंट डेबिट हुआ 630 से। उसके बाद स्क्रैप क्रेडिट लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि गेन है। मैंने कहा था नहीं सोचना, एक स्टेप आगे ले गए हूं, लेकिन सोचने अभी भी नहीं दे रहा। एंट्रीज हो जानी है अगर वो मांगे तो। अब स्क्रैप के अंदर आपने क्या लेना होता है, जो यूनिट्स हैं 200 और 70, उनके साथ स्क्रैप को मल्टीप्लाई करके 110। तो क्रेडिट साइड पे आपने लिखा है 110, और पीएनएल चूंकि ये गेन है तो पीएनएल में गेन के तौर पे नजर आना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 1020। अब जाकर देख लो, एंट्रीज तो अल्टीमेटली यही बनी थी। ठीक है, तो ये आप कंपाउंड एंट्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कंपाउंड एंट्री की बजाय अगर प्रैक्टिस हो ना, प्रैक्टिस जैसे मैंने आपसे करवा ली हफ्ते वाले दिन जबरदस्ती है जी, अगर प्रैक्टिस हो तो मेरे ख्याल में उल्टा सीधी एंट्रीज पे टाइम कम लगता है। करते जाते हैं तरतीब से आप किसी एक प्रोसेस के अंदर जी, नॉर्मल लॉस का अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिर नॉर्मल लॉस क्रेडिट स्क्रैप डेबिट। सही है ना? तो ये तेजी से कर लें तो ये वैसे ही सीधी वाली आसान लगती है। बहरहाल आप अगर चाहें तो ये एंट्रीज भी हैं, किताबों में आपको इस तरह से एंट्रीज नजर आएंगी ये वाली। अब स्क्रैप को क्लोज करना है तो स्क्रैप भी बना पड़ा है। देखो, ये स्क्रैप डेबिट हुआ पड़ा है, ये स्क्रैप डेबिट हुआ पड़ा है, ये स्क्रैप क्रेडिट हुआ पड़ा है। तो स्क्रैप के इसी तरह से लिखकर कैश बैलेंसिंग लिख सकते हैं आपका, वो जब स्क्रैप भी क्लोज हो गया। ठीक है, चलें जी अब आगे। अच्छा,
जल्दी कर लो फोटोग्राफर, जल्दी कर लो। अरे भाई खुद काट लेना घर पे। तो आप वाली एंट्री जी लिख के मैंने दोबारा कुछ किया तो साइंस तो कोई नहीं खास लगाई। चलें जी। अच्छा, अब हमने बात शुरू की थी कल के पहले सवालों के अंदर, तो पहले 4 सवालों में ये चौथा सवाल हो गया था जी आपका, प्रोसेस अकाउंट ही बनाना था ना। ये अब नॉर्मल गेन का अकाउंट तीसरे सवाल में बना लिया होगा, गेन या लॉस का। सवाल भी नहीं किया, सवाल तो हुआ है, इसमें सोल्यूशन भी है, अकाउंट भी बने होंगे, कोई मसला तीसरे में तो नहीं आया। चौथे का सोल्यूशन नहीं है इसलिए मसला उसमें भी नहीं है, बस ठीक है, आसान सवाल है, छोड़ो मिट्टी पाओ। अच्छा जी, मुझे ना कहना सोल्यूशन दे, देखना पड़ेगा मुझे ऐसे। अभी तक हमने जो सवाल देखे उसमें सिर्फ लॉसेज आ रहे थे, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट बनाना भी सीख लिया हमने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जारी होता है, पीरियड एंड हो जाता है, तो आपका कुछ ऐसा भी स्टॉक होता है, कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो अभी पार्शली कंप्लीट होते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होते, 100% कंप्लीट नहीं होते, तो उनको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स जो हैं पीरियड के एंड पर जो पार्शली कंप्लीट हो उनको कहते हैं, और उनके साथ स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन होगी, क्योंकि वो पूरे कंप्लीट नहीं है तो फिर कितने कंप्लीट हैं वो बताया जाएगा। वो यूँ भी कह सकता है कि 80% कंप्लीट है और मटेरियल ऐड हो जाता है स्टार्ट में, तो इसका मतलब मटेरियल के हिसाब से वो 100% कंप्लीट है, यानी मटेरियल तो अब मजीद नहीं लगना लेकिन कन्वर्जन कुछ लगनी है, वो अलग अलग बता सकता है। भैया वो यूँ कह दे सिर्फ 70%, तो इसका मतलब ये बहुत कम सवालों में होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि मटेरियल भी साथ साथ हम ऐड करते जाते हैं और साथ साथ ही कन्वर्जन भी लगती जाती है और फिर फिनिश होती है चीज़ें। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी बात ये कर दी थी, थोड़ी एडवांस वाली बात कर दी थी, हालांकि आज और कल के सवालों में शायद कल आ जाए, जाके मैंने बात शुरू कर देनी है, कल इंशाल्लाह ओपनिंग भी होगा, ठीक है। वो आखिरी स्टेज है, आखिरी स्टेज है, अभी दूसरी स्टेज पे हम पहुंचे हैं बीमारी की, ठीक है। और वो क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आपके सवालों में आने लग जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ज़हन में रखना है कि एक पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड में उसी प्रोसेस का ओपनिंग बनना है। जब ओपनिंग आता है ना तो बच्चे पता नहीं क्या ऐसी फनकारियां लगाने लग जाते हैं कि इसका क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगले प्रोसेस में ओपनिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी बात चल रही थी, तो मैंने कहा फिलहाल हमारे सवालों में क्या आना है जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, बस वो अगले पीरियड का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस में होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चले, अच्छा जी, अब अगर हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, अब देखो ना, ये मेरी एग्जांपल बन गई, बस इसी एग्जांपल को ही कर लेते हैं, ठीक है। यही मेरी एग्जांपल है, प्रोसेस ए को मैं कर रहा हूं, मेरा प्रोसेस ए है बस, ठीक है। प्रोसेस बी में फिर बाद में जाएंगे, देखेंगे। अब हम अभी तक क्या करते आए थे, अगर सवाल के अंदर ये नहीं होता था तो क्या होता था, बोलो क्या होता था? इनपुट की कॉस्ट पकड़ते थे, नॉर्मल लॉस को उसमें से, स्क्रैप है तो माइनस करते थे, और यूनिट्स को यूनिट में से माइनस कर देते थे नॉर्मल लॉस के, तो बाकी कॉस्ट पर यूनिट थी। असल में होता क्या था, असल में होता यह था कि 2000 यूनिट्स में से जब हम 1500 माइनस कर देते थे, 15 माइनस कर देते थे, तो बाकी जो बचते थे वो वही होते थे जो या तो एक्चुअल आउटपुट हो गए या नॉर्मल लॉस हो गए, कुछ भी बचता नहीं था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, तो हाँ अच्छा, फिर हम करते क्या थे, हम जस्ट क्या करते थे, कॉस्ट पर यूनिट निकालकर इन यूनिट्स को भी उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते थे और एबनॉर्मल लॉस को भी उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना। बेसिकली तो हमें किन दो चीजों की कॉस्ट चाहिए होती थी, एक्चुअल आउटपुट की और एबनॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट नहीं होती, बल्कि अगर कोई स्क्रैप है तो यहां लिख देंगे, नहीं है तो डैश लगा देंगे। ये समझ आ रही है बात जो मैंने अभी तक, ये बात समझ आई है, ये करते आए हैं, ये समझ नहीं आया, यही काम नहीं करते आए हम अभी तक। सवालों के अंदर हमने क्या किया, यहाँ ये हमने क्या किया था, ये हमने यहां पर कॉस्ट पकड़ी, ये टोटल यूनिट्स थे, उसके बाद ये लिख दिए 1500। अब उसके बाद हमें ये नहीं पता होता था, तो हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल कर क्या करते थे, एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट जो पर यूनिट निकली है वो मल्टीप्लाई कर देते थे इसके साथ, और एबनॉर्मल लॉस की भी मल्टीप्लाई कर देते थे, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं होता था। ये बात की है, ये समझ नहीं आ रही, आ गई ये समझ। अच्छा, अब अगली बात, अगर कहां पे नहीं, क्यों नहीं होगी स्क्रैप? स्क्रैप किसने कहा नहीं होता, स्क्रैप होता है, लेकिन स्क्रैप सिर्फ नॉर्मल लॉस का यहाँ पे आता है और किसी चीज का नहीं आता। ये हमने सीखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो पिछले को छोड़ नहीं देना। हफ्ता इतवार क्या करके आए पता नहीं आप, ये ना कहना पुराना रिवाइज करते रहे हम और ये नहीं किया हमने, इसमें से सवाल आना है। अच्छा, अब तकड़ा सवाल आना है, तकड़ा ले जी।
भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास क्रेडिट साइड पे क्या पड़ा होता था जिसकी हमने कॉस्ट निकालनी होती थी? एक एक्चुअल आउटपुट होता था, दूसरा एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट तो होती नहीं है, नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट नहीं होती। तो अगर स्क्रैप गिवन हो तो यहां पर स्क्रैप वैल्यू लिखते हैं, ना हो तो यहां सिफर आ जाएगा, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। लेकिन सवाल ऐसा कोई आया नहीं जिसमें स्क्रैप ना गिवन हो। आगे चल के आएंगे, वो मुश्किल सवालों के अंदर ऐसे सवाल होंगे, वो ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट के अंदर जब हम जाएंगे, स्क्रैप नहीं गिवन होगा तो डैश लगा देंगे, कोई मसला नहीं। पर यूनिट्स तो आने ही आने हैं, क्योंकि ये 15,000 यूनिट्स थे, 1500 एक्सपेक्ट कर रहे थे नॉर्मल लॉस और बाकी ये बनते थे, ठीक है ना? तो यूनिट्स तो लाजमी। अच्छा, अब मामला ये है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमें क्या चीज निकालनी होती थी? एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, ठीक है? हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट निकलती थी इनपुट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनपुट के यूनिट्स करके। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हमें पता है, ठीक है? अब मामला क्या हो गया? अब मामला ये हो गया कि हमारे पास सिर्फ अगर यही दो चीजें होती, सिर्फ यही दो चीजें होती, ये कितना बनता है? 2000, 1500 और बाकी कितना बनता है? नीचे कितना है ये बताओ, बैलेंसिंग बताओ, नॉर्मल लॉस निकाल दो, बैलेंसिंग बोलो जल्दी से। 480, ये सवाल होता था हमारा, ठीक है? तो हम क्या करते थे? बस ठीक है, टोटल कॉस्ट पकड़ते थे, टोटल इनपुट यूनिट से डिवाइड कर देते थे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स माइनस कर लेते थे और उसकी स्क्रैप भी ऊपर माइनस कर लेते थे। कॉस्ट पर यूनिट आ जाती थी, इधर से भी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। लेकिन अब क्या मुसीबत पड़ी है? मुसीबत ये पड़ी है कि हमारे पास आज ये भी आ गया। अब इसका मसला ये है कि ये तो 100% कंप्लीट यूनिट्स होते थे, ये भी एंड पे जाके पता लगता था सारी कॉस्ट इन पे भी लग चुकी होती थी। ये 2 दिन बाद ये भी दरमियान पकड़े जाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रोसेस के एंड पे पकड़े जाते थे और इन पे भी पूरी कॉस्ट लग चुकी होती थी, ठीक है? लेकिन ये नई चीज आई है, क्या इन पे पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग चुकी है? ज्यादातर सवालों में होता है कि पूरा मटेरियल लग चुका होता है, लेकिन लेबर और कन्वर्जन तो चूंकि साथ साथ लगनी होती है, तो इस पे पूरी कॉस्ट लगी हुई नहीं होती। अब मुसीबत ये है, ये कंप्लीट यूनिट्स 1500 कंप्लीट यूनिट्स हैं, 100% कंप्लीट है, ये 100% कंप्लीट है, लेकिन ये 100% कंप्लीट नहीं है। अब हम ये नहीं करेंगे कि हम कॉस्ट पर यूनिट वो कोई दरमियानी चीज निकालें। कॉस्ट पर यूनिट हमारी एक ही होगी, एक यूनिट पर इतनी कॉस्ट लगती है, एक यूनिट पर इतनी कॉस्ट लगती है। अब इस मुसीबत का क्या करेंगे? ये वर्क इन प्रोसेस वाले जो अकाउंट्स, ये जो यूनिट्स हैं, ठीक है, इनको हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बना लेंगे, इक्विवेलेंट टू कंप्लीट यूनिट्स बना लेंगे। यानी मिसाल के तौर पे सवाल में हमें सवाल ने क्या कहा है? 475 यूनिट्स क्या है जी, कितने % कंप्लीट है? मेरी मिसाल में मैं खुद बता देता हूं, मेरी मिसाल में 100% मटेरियल लग चुका है इन पे, और मटेरियल के हिसाब से फिर ये कितने हैं? 475। मटेरियल के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं? 475। लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से 475 नहीं है, बल्कि 475 का कुछ % लगा लो आप, 80% कर लो, कितना बनता है? 380 यूनिट्स। हम यूं कहेंगे 475 इनकम्प्लीट नहीं बल्कि 380 कंप्लीट यूनिट्स है। अब तरतीब क्या होगी? पहला दिन है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हर रोज जब ये करने आगे तो वर्किंग आदत में पड़ जाएगी, ठीक है? अभी तक जो पिछले सवाल की समझ आ गए ना, आगे भी आएंगे इंशाल्लाह। ले जी, अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की एक वर्किंग किया करेंगे हम, और इस वर्किंग की खास बात जो और में कहा वो क्या है? जितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेजेस होंगी उतने कॉलम्स इसमें बना लेंगे हम। जैसे उसने कहा मटेरियल 100%, लेबर 70% और कन्वर्जन 80%, मिसाल के तौर पे, तो 3 कॉलम्स बन गए, मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, कॉस्ट भी अलग अलग आएंगी, ठीक है? लेकिन फिलहाल मैंने ये सामने मुझे ये नजर आया ना, मैंने ये ले लिया, ठीक है? मिसाल के तौर पे मेरे सवाल में ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है, तो ये क्लास एग्जांपल चल रही है। अब 2 कॉलम्स बनने हैं जी इसके, मटेरियल का अलग और कन्वर्जन कॉस्ट का अलग, ठीक है? अच्छा, अब मटेरियल का कॉलम है और कन्वर्जन कॉस्ट का कॉलम है। अब जो 2 चीजें क्रेडिट साइड पे आती थी पहले, वो कौन सी होती थी? एक्चुअल आउटपुट, एबनॉर्मल लॉस, और आज तीसरी चीज वहीं पे क्या आ गई? ये नहीं आता था, पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आएगा। ये यूनिट में से माइनस कर लेते हैं, कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब यानी पहले हम ये कर रहे थे, बात समझिएगा, पहले हम ये कर रहे थे कि हम 2000 में से 15 माइनस करते थे, तो जो बाकी होते थे वो यही होते थे। अब 2000 में से 15 माइनस करके बाकी ये नहीं बचते, ये मुसीबत हमारे भी पड़े हुए हैं, इसलिए हम 2000 माइनस करके यूनिट्स नहीं निकालेंगे बल्कि इनको अलग अलग उठाएंगे।
ठीक है, यानी हमारे पास इस ईपीयू के अंदर तीन चीजें आएंगी, एक होगी एक्चुअल आउटपुट, दूसरा होगा प्लस करेंगे हम इसमें, दूसरा एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स, और तीसरा, ये यूनिट्स है, यूनिट्स, ये यूनिट्स में बनती है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की वर्किंग है। ठीक है, तो यार तुम यहाँ ऐनक लगाओ या आगे आओ, आगे आना है, आना है आगे, समझ आ रही है, नजर आ रही है। अब और तीसरी चीज क्या है जी, तीसरी चीज क्या है जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। याद रखना भाई, एक्चुअल आउटपुट हमेशा 100% कंप्लीट हुआ करेगी। आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट हो गई, इस प्रोसेस से निकल गई, कंप्लीटेड यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट्स है तो 100% कंप्लीट होंगे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस जो है वो हमेशा आया करेगा स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की परसेंटेज के हिसाब से, जो कि आपके आज और कल के सवालों में इंशाल्लाह 100% ही रहेगी। यानी ये यूनिट्स कब पकड़े जाएंगे, जब पूरा प्रोसेस एंड होगा। फिर दरम्यान में पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए पहले से मैं ये काम करना सिखाऊंगा, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन निकालना सिखाऊंगा, फिर वो बात सवालों में आएगी, अभी वो दूर की बात है। और तीसरा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये हमेशा किस हिसाब से आया करेगा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज। ये बात समझ आई है, जरा बात समझिए, बात समझिए। पहले हम क्या कर रहे थे, ऊपर बना हुआ था है, पहले हम ये करते थे, इधर देखो, पहले हम क्या करते थे, मेरा सवाल किधर गया, पहला सवाल ये, पहले हम क्या करते थे, हम पकड़ते थे 15,000 यूनिट्स, उसमें से 1500 माइनस करते थे। 15,000 माइनस 1500 करो, कितना आता है, ज़बानी बता दो, 13,500। तो ये 13,500 ही होते थे, कोई और चीज होती नहीं थी। हर सवाल में ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है, अगला सवाल एक और यहां हुआ पड़ा, ये बल्कि दो हुए पड़े, 3 सवाल किए मैंने अभी तक क्लास में। ये देखो, 10,000 इनपुट करते थे, 1,000 उसमें से माइनस कर देते थे। ठीक है, ये जरा मुश्किल करेगा, नॉर्मल लॉस वाला पहले लाओ, जरा जरा सीख रहे हैं ना। 9200 इनपुट हुए, 460 उसमें से माइनस करते थे, आंसर बताओ 8740, तो ये दोनों 8740 ही होते थे, तीसरी चीज कोई नहीं होती थी। तो हमारे यूनिट्स, जो हम यूनिट्स निकाल रहे थे, तो कैसे निकाल रहे थे, आउटपुट एक्चुअल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, तो बाकी जो बचे या तो वो आउटपुट हो गए या वो नॉर्मल लॉस हो गए, तीसरी चीज होती कोई नहीं थी। इसलिए हमारा काम चल रहा था, सिंपल तरीका था ये कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, सिंपल तरीन तरीका था, इनपुट कॉस्ट डिवाइड बाय इनपुट यूनिट्स। कोई नॉर्मल लॉस यूनिट है तो माइनस कर दो, उसकी स्क्रैप है तो ऊपर से माइनस कर दो, ये सिंपल तरीन तरीका था। अब सिंपल नहीं रहा। अब मसला पता है क्या है, अब मसला ये है, अब मसला ये है कि अगर मैं 2000 में से 15 माइनस करूं, कितना आता है, 1900। क्या ये दोनों 1985 बन रहे हैं, नहीं, बीच में ये मुसीबत भी आन पड़ी है। तो करना वही है, डिवाइड करने वाले यूनिट्स निकालने हैं, डिनोमिनेटर के यूनिट्स निकालने हैं, लेकिन यूनिट्स निकालने का तरीका पुराने वाला नहीं चलेगा, क्योंकि ये मुसीबत मारा आ गया है। ये बात समझ आई है, क्यों 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 हम डिनोमिनेटर के यूनिट्स कैसे निकाल लेते थे, हम कहते जी इतना इनपुट किया, ये नॉर्मल लॉस हो गए, तो 500 यूनिट्स इनपुट किए थे, 15 नॉर्मल लॉस हो गए, 485 यूनिट्स बने हैं, तो ये कॉस्ट डिवाइड बाय ये यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट। तो डिनोमिनेटर वाले यूनिट्स निकालते थे हम। ठीक है, जो हमने बनाए, बन गए या खराब हो गए टोटल। ठीक है, अब वही डिनोमिनेटर वाले यूनिट्स हमें चाहिए, लेकिन क्या आज हम इस तरह से कर सकते हैं, 2000 माइनस 15 करें तो 2000 माइनस 15 करते हैं, और ये भी वो कह रहा है 475 भी है, तो फिर इसका मतलब ये तीन चीजें आ गई। अब डिनोमिनेटर में हम 1510 नहीं कर सकते। अच्छा, डिनोमिनेटर में 1510 नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर के अंदर ये कितना बनता है, 1900, ये भी नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, 1510 तो चलो नहीं कर सकते क्योंकि ये आ गए, चलो फिर सबको ऐड कर लो, 2000 माइनस 15 करके ये कर लो। मसला क्या है, ये मुकम्मल यूनिट ही नहीं है, ये अभी पूरी तरह से बने नहीं है, तो मैं कैसे कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा इन सारे यूनिट्स के साथ, पर यूनिट कॉस्ट जब निकलेगी, ये तो पर यूनिट, ये तो पूरा यूनिट बना ही नहीं अभी। तो इसलिए मुसीबत क्या आन पड़ी है, डिनोमिनेटर वाले यूनिट्स निकालने के लिए हमें वर्क इन प्रोसेस को इक्विवेलेंट टू प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट टू कंप्लीट यूनिट्स बनाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे 475 यूनिट्स हैं, बल्कि हम कहेंगे 475 का 80%, कितना बना था, 300। हम यूं कहेंगे कि यूं समझ लो ये 380 कंप्लीट यूनिट्स हैं, ये 380 डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है, तो ये वर्किंग का फॉर्मेट होगा हमारा। ठीक है, अब देखो इधर एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट्स हैं, एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट्स हैं, 1500। ये 1500 यूनिट्स 100% कंप्लीट है मटेरियल के हिसाब से, और बोलो, और ये माशाल्लाह से
कन्वर्जन के हिसाब से भी 100% कंप्लीट है। क्या ख्याल है? ये तो कंप्लीट यूनिट्स है ना, और बोलो ये कंप्लीट यूनिट्स हैं, तो इनकी क्या क्या इनके यूनिट्स कितने बन गए? 1500, यानी 1500 यूनिट्स हर लिहाज से कंप्लीट है। अच्छा बात पता है क्या हो रही है, एक बार फिर सुन लो। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इधर देखना जरा, ये हमने सारी कॉस्ट उठाई थी, ये हमने सारी कॉस्ट उठाई थी, टोटल कॉस्ट। इसमें मटेरियल भी है, इसमें लेबर भी है, इसमें ओवरहेड्स भी हैं, ऐसा ही है ना, मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है, ठीक है। सारी कॉस्ट को डिवाइड किया सारे यूनिट्स के साथ, तो जो पर यूनिट कॉस्ट आई थी वो टोटल कॉस्ट थी, जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारी कॉस्ट पड़ी हुई थी। अब हमने करना वही काम है, लेकिन हमने पर यूनिट कॉस्ट को टुकड़ों में निकालना है। पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट अलग निकाल लेंगे, पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट अलग निकाल लेंगे, फिर टोटल करके, वरना पर यूनिट कॉस्ट पे ही जाना है हमने, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से डिफरेंट है डिनोमिनेटर में, और कन्वर्जन के हिसाब से डिफरेंट है। थोड़ी थोड़ी साइंस समझ आ रही है। अगर इतनी बात के बाद भी नहीं समझ आई ना, तो टेंशन नहीं लेनी, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, ऐसे बेहतरीन हो जाएगा, समझ आने लग जाएगी, क्लास के एंड तक लाजमी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलो भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, ठोकर ठोकर। अच्छा हाँ जी, 1500 यूनिट्स आर 100% कंप्लीट। नेक्स्ट इधर क्रेडिट साइड से उठाना है, इनको तीनों को अलग अलग उठाना पड़ रहा है। बैलेंसिंग नहीं निकाले आज, पहले हम बैलेंसिंग निकाल रहे थे, आज अलग अलग उठा रहे हैं। दूसरा क्या है जी, एबनॉर्मल लॉस। कितने यूनिट्स हैं? 10। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स तो 10 हैं। और अगली बात, इनकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन सवाल में गिवन नहीं है, तो मैं बता रहा हूं, मेरा सवाल है ना, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन मेरा सवाल है ना, मैं बता रहा हूं भाई, ये पता लगता है जब सारा प्रोसेस एंड हो जाता है, एंड पे पता लगता है ओहो तो खराब हो गए, सड़ गए, साइड पे करो। यानी उन पे सारा मटेरियल लग चुका होता है, सारी कन्वर्जन लग चुकी होती है, और बिल्कुल प्रोसेस के एंड पे जाके पकड़े जाते हैं नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। ओके ओके, नॉर्मल के भी और नॉर्मल की। पता कब लगता है? सारा प्रोसेस खत्म होता है, ओहो ये तो खराब हो गए, ठीक है। तो इनकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं गिवन, तो मैं ये कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं गिवन है 100%। 100% मटेरियल लग चुका था, 100% कन्वर्जन लग चुकी थी, ठीक है। तो ये कितना बन गए जी? 10 और 10, ठीक है। ये पहले स्टेप में ये बना करेगा। ये कहां से आ रहे हैं? यहां से आएंगे, पहले ये बनाएंगे, फिर ईपीयू की तरफ जाएंगे ना, तो बने हुए, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नवा पारू, ये था 475 यूनिट्स 100% कंप्लीट है एज टू, ये वाला मैंने उठाया, ये मैंने उठाया अपने सवाल की एग्जांपल में, ठीक है। 100% कंप्लीट है एज टू मटेरियल, जबकि, तो पहले लिखो इधर 100% और ये 80%। तो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए बिल्कुल 475 यूनिट से डिवाइड कर देना। यहां पर क्या आ गया था? 380, ठीक है। अब ये आपने जनाब अगला स्टेप क्या आ गया? आपके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए। क्या आ गया जी? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कि यूं समझ लो कि कंप्लीट यूनिट्स हैं ये, ठीक है। अब हमने वर्क इन प्रोसेस वाला कांटा बीच में से निकाल दिया। क्या मतलब भाई? वर्क इन प्रोसेस के 475 यूनिट्स जो हैं, वो तो हमने 475 सिर्फ मटेरियल के हिसाब से छोड़े, कन्वर्जन के हिसाब से तो हमने उनको क्या कर दिया है? 380 बना लिया। अब भला बताओ कितने मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट यूनिट्स हैं? यानी मटेरियल की कॉस्ट को 1985 से ही डिवाइड कर देना है। तो इससे क्या आएगा? कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन कौन सी? टोटल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। और कन्वर्जन कॉस्ट जब निकालने लगनी है, तो जितनी कन्वर्जन कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड इनकर की है, उसको डिवाइड किससे कर देना है? किससे डिवाइड करना है? 1890 से। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको, क्योंकि हमने तो वो वर्क इन प्रोसेस वाला कांटा ही निकाल दिया है, तो यूं समझा हमने कि 1890 कंप्लीट हो गए यूनिट्स, ठीक है। तो जब कन्वर्जन कॉस्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट भी पर यूनिट हमारी निकल आएगी, उसको फिर आगे यूज कर लेंगे, ठीक है। कैसे? अब अज्यूम करना पड़ेगा मुझे, कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं, देखो कॉस्ट पर यूनिट। तो अब मुझे कुछ फिगर्स अज्यूम करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा सवाल पूरा नहीं है ना, लेकिन अभी अगले सवाल में आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट में मुझे क्या चाहिए? पहले गिवन होती थी ना टोटल कॉस्ट, पहले क्या गिवन होता था? ये देखो, ये हम ये 23,000 जमा 95 जमा 6 जमा, ये उठाकर इधर लिखते थे, सारी कॉस्ट उठा ली, ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल 2,07,000। तो सारी कॉस्ट डिवाइड बाय सारे यूनिट्स, तो सारी कॉस्ट पर यूनिट। अब हमने क्या कर देना है?
हर कॉस्ट हमें देगा अलग अलग, जाहिर सी बात है, मटेरियल कॉस्ट अलग देगा, कन्वर्जन के अलग देगा, हम अलग अलग कॉस्ट पकड़ेंगे, यूनिट्स भी अलग अलग निकले हुए हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आएगी। पर कॉस्ट पर यूनिट कौन सी की? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। इसीलिए कहा जितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हैं उतने कॉलम बनेंगे। हमारे सवाल में 2 थी अभी, तो 2 बन गए कॉलम, सही है ना। अब सवाल में कॉस्ट गिवन होगी अलग अलग। मैं बताता हूं कॉस्ट, मेरा सवाल है, मैं बता रहा हूं कॉस्ट। ये अपना सवाल बड़ा मजे का होता है ना। 5 लाख रुपए, ठीक है, ये मेरी जनाब मटेरियल की कॉस्ट है टोटल, तो ₹500,000 भी करना पड़ेगा यार, ₹500,000 माइनस, बाद में करते हैं, ₹500,000 डिवाइडेड बाय, अब यूनिट्स कौन से लोगे? 1985। और इधर लेट्स से कन्वर्जन कॉस्ट है मेरे सवाल के अंदर, मेरी मिसाल के अंदर मैं कहता हूं जी मेरी कन्वर्जन कॉस्ट है 2,80,000, ऐसे ही रैंडम फिगर 2,80,000। जरा ऐसे थोड़ा सा इनमें जरा थोड़ा सी बरकत डाल दें। अच्छा जी 2 लाख कितना, 80-85 कितना बोला मैंने? 2,80,000, ठीक है जी। तो 2,80,000 रुपए मेरी कॉस्ट है कन्वर्जन की। कन्वर्जन मतलब मटीरियल, सॉरी लेबर और ओवरहेड्स, इस पे इतने लगे हैं, और इसको डिवाइड करूंगा मैं किससे? 1890 यूनिट्स के साथ। कुछ कुछ समझ आना शुरू हुई है, टेंशन नहीं लेनी, वैसे नहीं आएगी तो कहां जाएगी समझ। रिक्शा है तो कोई बात नहीं, ऊंट भी बैठेगा। अच्छा, अब एक बात जहन में आती है कि चलो जी तुसी कॉस्ट तो तोड़ ली है जी, कॉस्ट तो आपने तोड़ ली, मटीरियल की अलग कर ली, कन्वर्जन के अलग कर ली, यूनिट्स भी अलग आ गए। अगर इस सवाल में नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू आ जाए तो किधर लेके जाएंगे? बोलो कहां लेके जाएंगे? जैसे तुसी जगह इतने छड्डी इतने लिखोगे, है ना, हाँ इधर ही लिखेंगे, हमेशा ऐसे ही कर लेंगे। वैसे कहीं से भी माइनस कर लें, फर्क तो कोई नहीं पड़ना टोटल कॉस्ट के ऊपर, लेकिन हम नॉर्म अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस को नॉर्मली मटीरियल की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। वैसे फर्क कोई नहीं पड़ना था, अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट में निकल रहा है, लेकिन किस में से माइनस करना है आपने हमेशा। तो मेरे सवाल के अंदर मिसाल बस कोई नहीं, 0 है, कोई नहीं जी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप, तो स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस स्क्रैप अगर होता तो इधर होता, ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, तो लो एपी उत्थे ही रह गए। लो भाई, तो ये जनाब हमारा ईपीयू था, कहानी हो गई खत्म। यानी ये असल में कहानी ना यूं चली आ रही है, ये पूरी कॉस्ट ही अलग अलग निकलेगी अब दोनों की, ठीक है ना। अब मुझे बताओ जी कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है मेरी मिसाल में जी? ₹250। ये जरा जाती नहीं करनी, जरा ध्यान करना, ये पर यूनिट कॉस्ट है। अगर यूनिट्स लाखों में यूनिट्स होते हैं तो जरा दो डेसिमल 89 कर लो, 2 डेसिमल तक, ठीक है, पर यूनिट। और ये कितना आ रहा है जी? 148.15 पर यूनिट, ठीक है। अब ये क्या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई पर यूनिट? ये दोनों टोटल नहीं है, दोनों मिलाकर बनेंगे टोटल। असल में ना, असल में ये क्या है जी? ये क्या है जी? ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है। ये क्या है जी? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। और ये क्या है जी? कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। तो अब मटेरियल कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो यहां पर हमने आकर लिखना है ये जी, कितना? ₹400 हाँ, बस वो जरा राउंड फिगर नहीं हो सकी, घर पे बना के लाता है ये एग्जाम्पल तो राउंड हो जाती, कॉस्ट ऐसे रखता ना है, लेकिन सवालों में कौन सा राउंड होती है, ये पॉइंट्स में ही आती है, ठीक है। अब ये क्या है जी? पर यूनिट। अब ये पर यूनिट क्या आ गया जी? ये क्या है जी? कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। पहले भी कॉस्ट पर यूनिट ही आती थी, अब भी कॉस्ट पर यूनिट ही है, लेकिन पहले कॉस्ट पर यूनिट एक ही स्टेप में खड़क करके निकल आती थी, क्योंकि सारी कॉस्ट पकड़ते थे और सारे यूनिट्स ले लेते थे। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? अब मटेरियल के हिसाब से तो 1985 यूनिट्स ही हम बना चुके हैं ना एक तरह से, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल तो सारा लग गया, लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से अभी सारे 1985 बने नहीं है, 475 अभी 80% बने हुए थे। तो हमने कहा यार इनको यूं समझ लो कि ये 380 बन गए, क्योंकि हमने क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट तो होगी कंप्लीटेड यूनिट्स की ही, ठीक है,
पर यूनिट कॉस्ट। तो हमने टोटल कन्वर्जन कॉस्ट को फिर जब डिवाइड किया कंप्लीटेड यूनिट्स के साथ 1890 से, तो हमारे पास ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब ये वो कॉस्ट पर यूनिट है जिसको आपने यूज करना होता था सवालों के अंदर। जब आपने अब देखो, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है जी, आपने क्या करना है, आपने यहां से उठाना है 1500, इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे 400.04 से, और 10 को भी ऐसे ही करना है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस के लिए जरा, क्योंकि यहाँ 475 पड़े हुए हैं, तो आपने फिर कैलकुलेशन करते हुए 475 इंटू मटीरियल, और वो अलग अलग करते हैं, वो मैं सवाल में करके दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ थोड़ा समझ आया है हमें? माड़ा माड़ा समझ आ गया तो फिर काम हो गया, क्योंकि अभी सवाल तो मैंने कराया ही नहीं जी। हो सकती है यूनिट्स डिफरेंट होंगे, और मटेरियल की प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होगी, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट पे तो सेम आ जाती है ना। अगर आप बाकी चीजें चेंज ना करें तो फिर ये चेंज नहीं होगी, यही तो हम चाह रहे हैं। अगर कोई महंगाई नहीं हुई, कोई सस्ताई नहीं हुई, तो अभी भी एक यूनिट के ऊपर कितनी बिजली कितनी लेबर लगती है वो तो सेम ही रहनी है। हमने प्रोडक्शन यूनिट्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बना लिए ना, इतने यूनिट्स समझो कंप्लीट हो गए। इसका क्या करूं थोड़ा सा, ताकि आपकी पिक्चर के लिए तैयार हो जाए। शायद नजर आ जाए, ईपीयू का मसला लग रहा है मुझे, ये शायद नजर नहीं आ रहा है ना, बहुत चुन्ना मुन्ना। मैं आ गया हूँ, हाँ मेरे से पा दो सारा कुछ। अच्छा हाफ कोई चक्कर ही नहीं है जी, हाफ वाला। ये जनाब मेरी क्लास एग्जाम्पल है, क्लास एग्जाम्पल, बल्कि यहीं से ही कर लें क्लास एग्जाम्पल। ठीक है, ये कोई सवाल नहीं है, बस गप है और शप है, गप है और शप है। चले जी, अब पांचवा सवाल जो है ना वो जरा पढ़े, उसमें क्या है, पांचवा छठा है, पांचवा है ना, जरा देखिए उसमें क्या मांगा जा रहा है आपसे। ले ओ भाई उठ ही रह गए, चलो इधर ही पड़ा रहे यार। मेरा दिल था कि ये निकल जाता है यहाँ से, क्योंकि मैंने अब पांचवा सवाल जो आगे डिस्कशंस करनी है तो आ जाना। भाई नहीं शहजादा प्यारा भाई है जी। क्लास एग्जाम्पल कितने लफ्ज़ ना लेना, ये केड़ा सवाल सी, ये सवाल ऐसे ही था बस, ये फिलबदी सवाल था। क्लास एग्जाम्पल नंबर फिलबदी। अब फिलबदी को आपने आज जाके, आपके होम असाइनमेंट है, इसका आपने मतलब निकालना। लें जी आप पिक्चर लें जरा, एवं दूरों कुछ तो नजर आ ही रहा होगा, आंखों से भी नहीं नजर आ रहा। लें जी पहले ये वाली बात, फिर किसकी पिक्चर बनाएं। चस नहीं ना आंदी फिर पूरी तस्वीर सामने, बहरहाल मर्जी है आपकी। अब हो गया जी, उसके बाद ईपीयू की तस्वीर बना लें। सही है, उसके बाद जी ये तस्वीर, हाँ जी चलें आप सवाल शुरू करें, पढ़ाई शुरू करें। अब ये तो गपशप थी एक दफा। ये तो आंखों से भी नहीं नजर आ रहा था। हुण अपने बच्चे होण ना, बंदा सुन लैंदा सारियां गल्लां है। हाँ मम्मा ऐसे ही करते हैं बेचारे, बाहरों भावें निकी जी गल ना सुनन। लो भाई भैणों ते भरावो आ जाओ फिर मैदान से, मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल के दो, आप निकालो। चलो एक मिनट रुको, पहला सवाल है, मैं हूं ना, मैं ठीक भाई। सबसे पहले मैंने आपको कहा आपने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना होता है, जो कि हम नहीं बनाते, बल्कि हमने उसको रिप्लेस कर दिया है क्वांटिटी लेजर के साथ। बेसिकली हमारे प्रोसेस अकाउंट के अंदर ही क्वांटिटी भी होती है, यूनिट्स। लेकिन
अब आगे चल के आपको अंदाजा होगा कि जरूरी नहीं है कि प्रोसेस अकाउंट सवाल में मांगे, ज्यादातर प्रोसेस अकाउंट मांगता है और भाई इंसान बन जाओ, ये बड़ी अहम बात शुरू हो चुकी है अब इस वक्त। लेकिन कभी नहीं मांगेगा तो अभी कैसे सवाल करना है, मैं अभी वो डायरेक्ट करना नहीं सिखाया, अभी प्रोसेस अकाउंट तो पक्का दिमाग में बिठा लूंगा आप, ठीक है। वैसे बाय द वे क्वांटिटी स्केड्यूल हमने कभी नहीं बनाना, क्वांटिटी स्केड्यूल भी कहेगा तो हम क्वांटिटी लेजर ही बनाया करेंगे, सिर्फ क्वांटिटी के अंदर प्रोसेस अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, उसने हमें कहा ईपीयू निकाल के दो। भाई हमें ईपीयू कैसे निकाल के दें, इनपुट 20,000 हो रहे हैं, 10% इनपुट का लॉस हो रहा है, नॉर्मल एक्चुअल आउटपुट इतना है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है, पता नहीं अब नॉर्मल है या नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है, तो एक क्वांटिटेटिव रेकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी जिसको क्वांटिटी स्केड्यूल कहा जाता है, अक्सर किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, हम उसी को लेजर की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे क्वेश्चन 5 के 1 के अंदर, प्रोसेस अकाउंट यूनिट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलस्ट्रेशंस है, ये इसलिए है ताकि सवाल पे जाने से पहले आपका सवाल तैयार हो जाए, ठीक है। कितनी है ये वैसे, 3 है बस, है बस 3 है बस, फिर भी यार आखिरी में तो गुस्सा हो सकता है, ज्यादा चढ़ा उसको। सबसे पहले क्या करना है जी, पहले सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग 1 में कर लूंगा, वैसे वर्किंग 1 बाद में होनी चाहिए थी, लेकिन चलो। अब इधर देखो जी, क्वांटिटी लेजर में बनाऊंगा, क्वांटिटी स्केड्यूल वैसे होता है लेकिन क्वांटिटी लेजर में बनाऊंगा, बात एक ही है। क्वांटिटी स्केड्यूल की बजाय लेजर। अच्छा, और ये और कोई नई चीज बनाते नहीं ना हम, असल में ये हमारा वही प्रोसेस अकाउंट है जो हमें बनाना आता है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल बना ले कोई बच्चा, बिल्कुल भी ना बनाए, मेरी क्लास में बैठा हुआ, और क्वांटिटी लेजर भी बना कोई बच्चा, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट्स में हम इसको बना लेते हैं, ठीक है, यूनिट्स और यूनिट्स, कोई रुपीज नहीं, क्योंकि मुझे रुपीज की जरूरत ही नहीं है इस वक्त, मुझे तो सिर्फ ईपीयू चाहिए, और ईपीयू के लिए मुझे यूनिट्स चाहिए। अपनी क्लास एग्जांपल के ऊपर जरा दिमाग में लेके आओ अपनी क्लास एग्जांपल में यही तो था कि क्वांटिटी स्केड्यूल बनाओ, ठीक है। अब जो देखो इनपुट कितने यूनिट्स हो रहे हैं जी, 20,000, तो डेबिट साइड पर आपने लिख दिया इनपुट, इनपुट 20,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस कितना है जी, नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट 2,000 इंटू 10%, कितना आया 20,000 सॉरी, इंटू 10%, सॉरी माफी भी दिया करो, डांग कट लेंदे हो, मेरा कसूर की है, ठीक है। नेक्स्ट कहते कसूर है तुम सानू पढ़ा रहे हो, एक्चुअल आउटपुट 13,500 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000। अब यहां पे कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं लगती, एक्चुअल आउटपुट 13,000, एक लाइन छोड़ दिया करें, कहीं एबनॉर्मल लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, एबनॉर्मल गेन होगा तो वो अपनी तरफ दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो जो चीज सीखी है वो वैसे ही रहेगी, वो नहीं अब तब्दील हो रही जी। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स है जी, अब देखो दोनों साइड्स बैलेंस हो रही है, 17,500, 18, 19, नहीं 500 रुपए का फर्क, 500 यूनिट्स का फर्क आ गया, तो ये 500 यूनिट्स फिर क्या है, एबनॉर्मल लॉस। ले जी, क्वांटिटी स्केड्यूल लोगों का और हमारा वही क्वांटिटी लेजर गर्मा गर्म तैयार हो गया। अब तो ईपीयू बना लो, अब तो ईपीयू बना लो, ये मसला था ना, अब तो ईपीयू बना लो। अभी मैंने ईपीयू बनाया, ईपीयू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो पहली, चलो पहला सवाल है मैं कर रहा हूं, पहली क्या इंस्ट्रक्शन थी सवाल में, देखो जितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशंस हैं उतनी ये अब 70% कंप्लीट कह रहा है मेरे दिल में तो आ रहा है कि इसमें मटेरियल को 100% कंप्लीट करा दूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है 70% कंप्लीट, और साथ ही लिखा हुआ है मटेरियल इज एडेड, बल्कि ठीक है ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही तो ऐसे ही। अब इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा है ना, जरा स्टेप 1 क्या बन गया, एक ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कहोगे ऐसे वहां पे बताया था फिर यहाँ पे कर नहीं रहा, एक ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है, तो फिर क्या करें, कितने कॉलम्स बनाएं, एक ही कॉलम बनाएंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, अब मैं इसके बाद से इसको ईपीयू लिखूंगा, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा इसका,
क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन ही एक है बेटा। मटेरियल भी 70% है, मैंने ये बताया था आपको। नहीं, मैं पहले लिखने लगा था, यहां पर यही लिखने लगा था, मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट, फिर मैं कहा नहीं रहने दो, क्यों लिखूं मैं, ये देखो, ताकि बवक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। 750 यूनिट 70% कंप्लीट है, इसका मतलब मटेरियल भी 70%, कन्वर्जन भी 70%। हाँ, अगर इसके साथ एक लाइन ऐड कर दे, ये लिखे मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट, तो फिर मटेरियल को 100% लेना है, वो हर सवाल में लिखा होगा, ठीक है, अगर करवाना होगा तो, ठीक है। ये बहुत कम होता है ऐसे ही है। तो ये सिर्फ ये लिखकर साथ ये लिख दे तो फिर 100% मटेरियल। फिर अगर ये होता तो फिर 2 स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती, मटेरियल और कन्वर्जन। यहां पर सिर्फ एक ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 70%। यहां पे कितनी है, ये अब सवाल पे डिपेंड करता है कितने कॉलम्स बनेंगे हमारे, ठीक है। यार ये वाली फरमाइशें इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, करो कुछ ऐसी को यार। ले जी, अब 3 चीजें आती हैं इधर 3 चीजें आया करती है। कौन कौन सी? एक्चुअल आउटपुट करो भाई, ऐसी कुछ करो, एक्चुअल आउटपुट और प्लस एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, और अगर कभी एबनॉर्मल गेन आ गया तो सोचना सिर्फ एबनॉर्मल लॉस को ही है, गेन तो हमेशा उलट चलता है, तो माइनस लिख दोगे यहाँ, कोई मसला नहीं, ठीक है, नहीं जाने दे रहा उधर, है ना। प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जनाबे आली मकाम, एक्चुअल आउटपुट तो हमेशा 100% कंप्लीट हुआ करेगा, ठीक है, क्योंकि है जो क्या कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं ना वो तो, ठीक है। तो 100% कंप्लीट है, यानी कि उस पर पूरा मटेरियल, पूरी कन्वर्जन, सब कुछ लग चुका, ठीक है। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेनी होती है तो 100%, ठीक है। कितने यूनिट्स हैं? 13,500। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं? 500। ये हमेशा किस पे आया करेगा? अपनी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पर। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज क्या होती है? शायद कल बात शुरू हो, परसों खत्म हो जाके, अभी तो नहीं है। अभी तो मैं आपको बहरहाल ज़हन तो बना रहा हूं ना, पहले पता तो हो भाई। कब पता लगता है यूनिट्स के एबनॉर्मल लॉस हो गए? जब पूरा प्रोसेस एंड होता है। मतलब इसका ये होता है पूरा प्रोसेस एंड हो गया तो जितना मटेरियल था वो भी इन खराब यूनिट्स पे लग चुका है, सारी लेबर, सारे ओवरहेड्स भी लग चुके हैं। डीए खान वाले तो मैंने क्लास से निकालना है आज, अगर तुम्हारा मुंह अब इधर गया तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरिया चल रहा है बहुत ज्यादा, मुफ्ता ये लगाना है, लेकिन समझना जरूरी है। अगर यहीं पे गड़बड़ हो गया तो फिर गड़बड़ रहोगे ना बेटा। बुनियाद बन रही होती है जब चीज की, तो उस वक्त ना छेड़ा करो जी। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब, अब दूसरा पीछे मुड़ के देख रहा है उसको, यानी कि उसको भी शर्म नहीं आ रही। स्टेज ऑफ, उसको हालांकि कर अफसोस रहा है उससे, ये भी बाद में कर लेना क्लास के जी। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब कब इंस्पेक्ट होते हैं यूनिट्स, यानी कब पता लगता है कि नॉर्मल यूनिट्स खराब हो गए। तो अभी तक मेरे सवालों में खामोशी केस में क्या अज्यूम करना होता है? एंड पे, ठीक है। तो एंड पे जाके पता लगे तो मतलब सारा मटेरियल लग गया सारा ही, तो ये भी 100% कंप्लीट ही होता है हमारा, ठीक है। यानी कि इन पे भी सारी कॉस्ट लग चुकी है, ये भी पूरे हैं, अमला ने पूरे ने जी 500 यूनिट्स। लेकिन वर्क इन प्रोसेस के साथ क्या लगा करता है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, अब वो एक ही गिवन है 70%, वही यूज करेंगे बस। टोटल यूनिट्स 4000 हैं, 4000 इंटू 2800। अब टोटल यूनिट्स क्या बन गए? 16,800। अभी यहां पर अगर कॉस्ट गिवन होती तो कॉस्ट पर यूनिट इकट्ठी ही निकलनी थी, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल में गिवन नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, आपकी बुनियाद तो पड़ गई है, ठीक है। अब ये बेसिकली ना हमने यूनिट्स निकाले हैं, तो मटेरियल और कन्वर्जन दोनों के हिसाब से यूनिट्स ये हैं, ये यूनिट्स निकाला करते हैं हम, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की वर्किंग, ठीक है। तो सेकंड अब पहले आप करेंगे और आपको करने के लिए दिए जाएंगे सिर्फ 2 मिनट, और हम 2 मिनट में पार्ट 2 स्टार्ट करके अगला काम शुरू कर देंगे।